नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत स्मय कुश। आप मुझे देख रहे हैं दिस वीक विद प्रशांत स्मय कुश में। इस सप्ताह की शुरुआत की जाए, सप्ताह की खबरों की शुरुआत की जाए उससे पहले आपसे एक बार मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह में आपके लिए प्रोग्राम नहीं लेकर आ पाया। कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम नहीं लेकर आ पाया। इसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी गलती दोबारा से ना होने पाए। तो शुरुआत करते हैं इस वीक का। जब ये कोरोना नाम की महामारी आई तो इससे बचने के लिए सरकार ने पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगा दिया। अब क्योंकि कोई किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं हो रहा था, कई लोगों की नौकरियां जाने का खतरा था, इसलिए सरकार ने उससे बचने के लिए बैंकों को निर्देश दिए कि आगामी किस्तें जो है वो ग्राहकों से ना वसूली जाएं। उसको नाम दिया गया मोरेटोरियम। ये मोरेटोरियम एक शब्द है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये हमारे आपके बीच जो गहन चर्चा में आया वो आया लॉकडाउन के बीच में। अब जब ये मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो रही है तो बैंक अपना ब्याज और अपनी किस्तें वसूलने पर आमादा है। मामला ये बन रहा है कि अब ग्राहकों को ब्याज पर ब्याज देने की नौबत आ रही है और उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है केंद्र सरकार से कि अपना रुख केंद्र सरकार स्पष्ट करे। फिलहाल ये नैतिक रूप से किसी प्रकार से अच्छी बात नहीं है कि ग्राहकों को छूट के नाम पर कर्ज के ब्याज पर ब्याज देना पड़े। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 28 सितंबर तक जो भी खाता धारक लोन देने में असमर्थ हैं उनको एनपीए के लिस्ट में बैंक्स नहीं डाल सकते। आगे जो भी घटनाक्रम होगा उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल की ये स्थिति रही है। अब अगला सेगमेंट अप्रत्याशित खबर जो काफी हृदय विदारक भी है। 9 सितंबर 1940 को जन्मे केरला के केशवानंद भारती, जिनको संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, इस दुनिया को उन्होंने इसी सप्ताह अलविदा कह दिया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है वो एक लैंडमार्क केस माना जाता है। इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ही संसद विधायिका के पास आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के अधिकार हैं, किंतु संविधान की मूल भावना से किसी प्रकार का खिलवाड़ या फिर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान की भावना के विपरीत है, कोई भी ऐसा संशोधन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वह संशोधन इनवैलिड है, वॉइड है। इस केस की वजह से और केस के जजमेंट की वजह से केशवानंद भारती को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। दुनिया की कई शीर्ष अदालतों में इस केस का रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है महाराज केशवानंद भारती की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें और अपने चरणोदकों में स्थान दें। देश में तकरीबन 69,000 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर्स लगाने की बात पेट्रोलियम मंत्रालय कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जो कार्य योजना है उसके तहत तकरीबन 69,000 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर्स लगाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। कई कार मैन्युफैक्चरर्स ने इस बीच इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च की है। भारत सरकार ने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि तकरीबन 50% वाहन जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो। इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते। प्रदूषण का दबाव भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एक प्रकार से गैस चेम्बर बन रही है और उससे बचने के लिए यह कार्य योजना अगर निकट समय पर पूरी हो गई तो भारत प्रदूषण के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पेट्रोल जो है आयातित किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है और भारत का काफ़ी पैसा पेट्रोल और डीजल पदार्थों को आयात करने में लग जाता है। उससे भी बचत होगी तो भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे तो एमिशंस नहीं होंगे और एमिशन नहीं होगा तो काफ़ी हद तक प्रदूषण पे भी निजात पाई जाएगी। ये एक काफ़ी अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है। भारत चौथा ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने हाइपरसोनिक तकनीकी हासिल कर ली है। इसकी क्षमता का आप अंदाज़ा इस हिसाब से लगाइए कि इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा होती है। ये तकनीकी DRDO ने विकसित की है। यह स्वदेशी तकनीकी है जिसको भारत ने पूर्णतः अपने दम पर विकसित किया है। DRDO के वैज्ञानिकों को बहुत हार्दिक बधाइयाँ, जिस प्रकार से वो लगातार रक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में नए तरह के प्रयोग और नए तरह की तकनीकी लेकर के आ रहे हैं। उसके लिए हर एक भारतीय की तरफ से तहे दिल से आभार। अगली खबर कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आपको गांधीवाद याद आ जाएगा। ऐसी खबर जो आपको खुश कर देगी,
ऐसा कुछ घटित हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। सत्याग्रह की बड़ी बड़ी बातें हम लगातार सुनते आते हैं, लेकिन यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर्स का एक संघ है, उसने निजीकरण के विरोध में एक अनोखी तरह की पहल की है, अनोखे तरह का सत्याग्रह का ऐलान किया है। ये जेई लगातार 48 घंटे तक कार्य करके अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। निजीकरण के विरोध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लोग लगातार 48 घंटे कार्य कर रहे हैं। 48 घंटे का ये जो सत्याग्रह एक नए टाइप का आइडिया लेकर के आता है। आप देखते हैं सीएए में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई, लोग विरोध दर्ज करवाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टीज को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। जब हड़ताल होती है तो काम रुक जाता है, लेकिन इस तरह से विरोध दर्ज करवाना एक बेहद ही नया, नवीनतम और स्वागत तुल्य फैसला है इन इंजीनियर्स का, और इसका स्वागत होना चाहिए और इसके लिए हमको इनका आभार भी व्यक्त करना चाहिए और इनका समर्थन भी करना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। चाइना यानी कि चीन जिस प्रकार से हरकतें कर रहा है, उसी बीच एक बड़ी खबर आती है। अब जो खबर आई है वो हृदय विदारक है। नाइमा तेंजिन जो कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सदस्य हैं, वो गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं। तकरीबन 45 वर्ष बाद दोनों भारत और चीन के बीच गोलीबारी होती है। लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन खुशी की खबर ये रही कि पीएलए ने जो 5 भारतीयों को अगवा कर लिया था, वो भारत के कूटनीतिक सामंजस्य की वजह से रिहा कर दिए गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रिया चक्रवर्ती, जी हाँ, सुशांत राजपूत केस में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की जब सीबीआई जांच कर रही थी इस पूरे मामले में, तो जब रिया चक्रवर्ती के मोबाइल को सीबीआई ने एक्सेस किया तो कुछ चैट्स ऐसी मिली जो ड्रग्स की खरीद फरोख्त और उनके कंजप्शन की बात दर्शाती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसको स्वतः संज्ञान में लिया और विभिन्न धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया और फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिलहाल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती इससे पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। उसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने सुनने में यह आया है कि एनसीबी के सामने 2-3 बड़ी अभिनेत्रियों का और नाम लिया है, जिसमें सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम मुख्य है। युवा इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनके बारे में जब ऐसी बातें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय युवाओं के विचार और आचरण में निगेटिव इम्पैक्ट डालने का ही काम करती है। अगली खबर, बीएमसी ने कंगना रनौत को 24 घंटे का नोटिस दिया और उसके बाद उनका कार्यालय यानी कि उनका ऑफिस गिरा दिया। ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, ये ईगो का मामला बनता नजर आ रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलना भी इसमें एक मुख्य कारण रहा। इस पूरे मामले में सरकार के खिलाफ ना बोलने का सटीक एग्जाम्पल सेट करने के लिए यह कार्यवाही की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से कंगना रनौत ने नेपोटिज्म यानी कि वंशवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया, वो इतना बढ़ता रहा, बातें महाराष्ट्र सरकार तक पहुंची। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच तू मैं ट्विटर तक पहुंच गई। उस तू मैं का नतीजा हुआ कि संजय राउत ने बहुत अभद्रता के साथ कंगना को धमकी दे डाली कि आप मुंबई पहुंच के तो दिखाइए। इसके बाद हिमाचल सरकार ने गृह मंत्रालय से कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की दरख्वास्त की। केंद्र सरकार ने इस दरख्वास्त को माना और कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। इसके बाद बीएमसी ने 24 घंटे का एक नोटिस दिया कि कंगना के ऑफिस में कुछ मूलभूत परिवर्तन हैं और कंगना 24 घंटे के अंदर जवाब दें, वरना उनका यह निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। कंगना ने कहा कि मैं मुंबई से बाहर हूं, लौटते ही जवाब दूंगी, लेकिन बीएमसी ने एक न सुनी और 24 घंटे में अपनी कार्यवाही पूरी की। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ न बोलने का सटीक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से केस सुशांत सिंह से शिफ्ट होते होते कंगना तक आ रहा है, ये भी चिंता का विषय है। इसके अलावा एक नेवल ऑफिसर को भी शिव सैनिकों ने बुरी तरीके से मारा, उसका भी वीडियो वायरल हुआ, उसकी फोटोज वायरल हुई और जो काफी मार्मिक थी। महाराष्ट्र सरकार की एक प्रकार की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और उस पर अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है। नैतिकता को भूलती महाराष्ट्र सरकार को नैतिकता सिखाने की बहुत आवश्यकता है। महाराष्ट्र में बड़े नेता
और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और शिवसेना को नसीहत दे डाली कि इस मामले को तूल देना उचित नहीं रहेगा। बीजेपी भी लगातार इस घटना के बाद शिवसेना के खिलाफ मुखर है। अगली खबर, देश और दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अपने देश में तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा देश में 47 लाख को पार कर चुका है। पिछले दिन 94,372 मामले पूरे देश में कोरोना के आए। अब तक तकरीबन 47,34,354 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें 37,02,585 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। यह एक सुख की बात है, किंतु 78,586 लोग भी कोरोना नामक काल के गाल में समा चुके हैं। तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। भले ही पूरे देश में अनलॉक हो गया हो, लेकिन आपको संभल के रहने की बहुत आवश्यकता है। संभल के रहें, मास्क का प्रयोग भी जरूर करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया सेगमेंट। दुनिया सेगमेंट में आपने शार्ली हेब्दो का नाम जरूर सुना होगा। कट्टरपंथियों के खिलाफ मुखरता से बोलती शार्ली हेब्दो एक फ्रेंच पत्रिका है। शार्ली हेब्दो विवादों में कहें या फिर सुर्खियों में तब आई जब 2015 में पेरिस स्थित के मुख्यालय में इस्लामिक आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और 11 पत्रकारों सहित कुल 12 लोगों की मृत्यु हो गई। शार्ली हेब्दो ने एक बार दोबारा से उस विवादित कार्टून को प्रकाशित किया है जिसके कारण यह पूरी घटना हुई थी। शार्ली हेब्दो ने इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब के कुछ आपत्तिजनक कार्टून अपने इस अंक में प्रकाशित किए हैं, जिनके कारण पिछली बार भी इस प्रकार का हमला हुआ था। अल-कायदा ने शार्ली हेब्दो को दोबारा से धमकी दी है। अब आप पूछेंगे कि शार्ली हेब्दो ने आखिर यह हिमाकत दोबारा से क्यों की? असल में बात यह है कि बहुप्रतीक्षित शार्ली हेब्दो टेररिज्म केस जो गोलीबारी हुई थी उसका ट्रायल फ्रांस में अभी शुरू हुआ है। उसी के समर्थन में शार्ली हेब्दो ने दोबारा से यह अंक प्रकाशित किया है जिसमें एक कार्टून दोबारा से रिपब्लिश किए गए हैं। शार्ली हेब्दो हमेशा से धर्म के खिलाफ, संगठन के खिलाफ, राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ लगातार ऐसे ही कार्टून छापता रहता है और मुखरता से उनकी नीतियों का विरोध करता रहता है। आप हो सकता है इससे इत्तेफाक रखते हों या ना रखते हों, लेकिन यह खबर थी। यह रहा आज का पूरा सेगमेंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सप्ताह में एक वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा आपको एस्टैब्लिशमेंट 22 के बारे में, जिसको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी कहते हैं। तो उसको देखने के लिए भी और मेरे आने वाले अन्य वीडियो को देखने के लिए भी अगर जो आप फेसबुक पर यह देख रहे हैं वीडियो तो फेसबुक पर पेज को फॉलो करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सुझाव जरूर दे करके जाइए। कुछ शिकायत हो, कुछ कमी बेसी रह गई हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सेगमेंट पसंद आ रहा होगा। लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। नमस्कार।